ब्लड से अगर आप एक घर बना रहे हैं, घर को बनाने में आपकी ब्रिक्स भी यूज होंगी, सीमेंट भी यूज होगा, सैंड भी यूज होगी, एग्रीगेट्स भी यूज होंगे। तो रफ कोर्स एस्टिमेट जो हम कर रहे होते हैं उसमें हम जो आइटम्स की क्वांटिटीज को हम मैयर नहीं करते, आइटम्स की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम मैयर नहीं करते, बल्कि हम एक यूनिट कॉस्ट की बेस पे उसकी एक जो रफ कॉस्ट होती है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो हम डिटेल एस्टीमेट कर रहे होते हैं, डिटेल एस्टीमेट के अंदर हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, उन आइटम्स की जो क्वांटिटीज होती हैं उन क्वांटिटीज को हम ड्राइंग्स की मदद से जो है वो मैयर करते हैं। ब्लड से अगर अगर घर बना रहे हैं, घर की एक कोई एक वॉल है, तो उस वॉल के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी इसको आपस में जोड़ने के लिए, उस मसाले के अंदर सीमेंट कितना होगा, उसके अंदर रेत कितनी होगी, तो ये सब चीजें हम जो है वो डिटेल एस्टीमेट के अंदर उनकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज हम डिटेल से जो है वो डिटेल एस्टीमेट के अंदर मैयर करते हैं। जब हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास हर आइटम की कॉस्ट आती जाती है। फॉर एग्जांपल आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली कि मेरे घर की कंस्ट्रक्शन में जो है वो लेट से 1 लाख जो ईंटें वो यूज होंगी, तो आपको पता है कि जो पर ये ब्रिक जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो इतनी पड़ रही है, तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को पर ब्रिक को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से जितने भी आइटम्स होंगे उनकी क्वांटिटीज को हम उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास उनकी जो कॉस्ट है वो आती जाएगी। और एट दी एंड जितने भी आइटम्स होंगे उन सारे आइटम्स की जो कॉस्ट होगी उनको आपस में हम ऐड करेंगे तो टोटल जो कॉस्ट होगी हमारे प्रोजेक्ट की वो डेवलप हो जाएगी। तो डिटेल एस्टिमेट के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। डिटेल एस्टिमेट हम करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर, और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बिल ऑफ क्वांटिटीज कहा जाता है। इस फॉर्मेट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में, एक्टिविटीज के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उन सारे आइटम्स की जो क्वांटिटीज होती हैं वो मैयर की जाती हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन है। सीरियल नंबर का मतलब है कि आप कौन से आइटम नंबर कौन सा है। लेट्स से अगर आपका आइटम आइटम नंबर 1 है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में आप बताएंगे कि उस आइटम के बारे में जिसकी क्वांटिटी को आप मैयर करने जा रहे हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, कि आप जो बुनियादें आपने बनानी है, बुनियादें बनाने के लिए आपने जो खुदाई करनी है, उन खुदाई की जो क्वांटिटी है वो आप मैयर करना चाहते हैं कि मुझे कितनी टोटल खुदाई करनी पड़ेगी, वो खुदाई कितने दिन में होगी, कितने उसके ऊपर लेबर रिक्वायर्ड होगी या कोई मशीनरी वगैरह भी रिक्वायर होगी या नहीं। तो यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आगे आ जाएंगे उसके नंबर। नंबर का मतलब ये है कि अगर आप लेट से अगर आपके घर में एक या एक से ज्यादा आइटम जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, लेट से अब एक कमरे की 4 जो दीवारें हैं, अब नॉर्मली क्या होता है कि ऑपोजिट फेस की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि आमने सामने वाली जो दीवार होती है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं। तो बजाय इसके कि हम हर वॉल की एक्सकवेशन के लिए हम अलग से कैलकुलेशंस करें, हम यहाँ पर जस्ट एक वॉल की कैलकुलेशन के लिए एक वॉल की एक्सकवेशन के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, और जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी उसको हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने नंबर ऑफ वॉल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, जितने नंबर ऑफ वॉल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल क्वांटिटी उसकी आ जाएगी। आगे लिखी हुई है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स हम ये बताएंगे कि हम जिस वॉल की मेजरमेंट ले रहे हैं उस वॉल की लेंथ कितनी है, उस वॉल की ब्रेड्थ कितनी है और उस वॉल की हाइट कितनी है। मेजरमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। अब हम ये पैवा मैयर करना है, तो सम टाइम हमें ये तीनों मेजरमेंट्स रिक्वायर होंगी। अगर हमारे पास तीनों मेजरमेंट्स होंगी तो हमारी क्वांटिटी आएगी क्यूबिक फीट में या क्यूबिक मीटर में, वॉल्यूम में हमारे पास जो है क्वांटिटी आएगी। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई से 2 मेजरमेंट्स अवेलेबल हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है, या लेंथ और हाइट है, तो फिर आपके पास वो क्वांटिटी आएगी एरिया में। एरिया का वॉल्यूम, एरिया का यूनिट या तो फिर आप क्यूबिक स्क्वायर फीट यूज करोगे या फिर आप उसको स्क्वायर मीटर यूज करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगी उसकी क्वांटिटी, और अगले कॉलम में लिखा हुआ टोटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से, ठीक है। अगर लेट से आपने एक वॉल के लिए जो है वो कैलकुलेशंस की हैं और आपके घर में 4 दीवारें, उस तरह की 4 दीवारें और हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो क्वांटिटी को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। रिमार्क्स में अगर हमने कोई एडिशनल कमेंट लिखना होता है, कोई एडिशनल डिटेल लिखनी होती है, तो वो चीज जो है वो रिमार्क्स के अंदर आ जाती है। और आगे है फिर प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटीज। अब इस फॉर्मेट में आपने देखा है कि कहीं पर भी हमने कॉस्ट पुट नहीं की, कहीं पर भी हमने कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि ये है सिंपल बिल ऑफ क्वांटिटीज। जो हम प्राइस निकालते हैं उस बिल ऑफ क्वांटिटी को हम कहते हैं प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटीज।
अब क्या होगा, पिछले फॉर्मेट से आपने जो क्वांटिटी आपने निकाली होगी उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो कॉस्ट आती जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगी जो कि आपने पहले भी लिख चुके हैं पिछले फॉर्मेट में। यूनिट आएगा कि वो आपका आइटम किस यूनिट में है, वॉल्यूम में है, एरिया में है, क्यूबिक फीट में है, क्यूबिक मीटर में है, स्क्वायर फीट में है या स्क्वायर मीटर में है। आगे आ जाएगी उसकी क्वांटिटी जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। आगे आ जाएगा उसका यूनिट रेट, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी से तो हमारे पास आ जाएगी उसकी कॉस्ट। और यहाँ पर भी रिमार्क्स में अगर हमने कोई एडिशनल डिटेल लिखनी हो तो वो चीज़ फिर हम रिमार्क्स के अंदर जो है ऐड करते हैं। ये चीज में आप लोगों को पहले जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है कंटीजेंसीज के बारे में भी पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब हम एस्टिमेट बना रहे होते हैं तो उस एस्टिमेट बनाते हुए जब हम डिटेल एस्टिमेट तैयार कर रहे होते हैं, डिटेल एस्टिमेट हमारा ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होने का मतलब है कि जो आपने एस्टिमेट किया है और जो एक्चुअल हमारी कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट के ऊपर, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब ये है कि आपका जो एस्टिमेट है वो एक्यूरेट नहीं है, और जितना कम डिफरेंस होगा इसका मतलब ये है कि आपने जो एस्टिमेट तैयार किया था वो ज्यादा एक्यूरेट है। अब जब आप डिटेल एस्टिमेट बना रहे हैं, वो हो सकता है कि कुछ चीजें आप नजरअंदाज कर गए हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप डिटेल एस्टिमेट के अंदर आपने शामिल नहीं किया, या कुछ आइटम्स जो हैं वो आपके अनइम्पोर्टेंट थे, आप उनको जो है नजरअंदाज कर गए हैं। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। जब ऑब्वियसली जब आपका कोई नया आइटम ऐड होगा तो फिर उसकी कॉस्ट भी ऐड होगी। ऐसे अनफोर्सीन आइटम जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, तो उन आइटम्स की कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से हम अपने डिटेल एस्टिमेट के अंदर जो है वो शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आपने एक इक्विपमेंट वगैरह लिया रेंट के ऊपर, और आपने प्लान किया कि मैं फलां दिन पे मैंने लेंटर डालना है, लेंटर डालने के लिए मैंने कंक्रीटिंग करनी है। अब उस दिन होगी बारिश, अब आपने इक्विपमेंट भी लिया हुआ है, साइट के ऊपर आपका कंक्रीट मिक्सर भी आया हुआ है, शटरिंग भी आपने की हुई है, आपने लेबर के साथ, इसकी वजह से आपका जो काम है वो 2 या 3 दिन जो है वो डिले हो गया है। अब लेकिन जब आप डिटेल एस्टीमेट बना रहे थे, डिटेल एस्टीमेट बनाते हुए तो आपने इसको अपने एस्टीमेट के अंदर शामिल नहीं किया था, लेकिन अब आपका काम डिले हो गया है, तो ओब्वियसली जब आपने इक्विपमेंट लिया हुआ है, अब इक्विपमेंट जितना दिन आपके पास रहेगा उसकी कॉस्ट आपके ऊपर पड़ती रहेगी। और इसी तरह से जितने भी आपने आइटम्स जो है वो लिए हुए हैं रेंट पर, तो उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए ऐसे अनफोर्सीन आइटम्स जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है, उसको हम अपने एस्टिमेट के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। और ऐसे अनफोर्सीन आइटम्स को हम बोलते हैं कंटीजेंसीज। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 5 से लेके 10% तक टोटल जो कॉस्ट हमने निकाली होती है उसका 5 से 10% हम अनफोर्सीन आइटम्स के लिए रख लेते हैं। ठीक है, अनफोर्सीन आइटम्स के लिए हम रख लेते हैं कि अगर किसी वजह से हमारी जो हमने चीजें प्लान की हैं, अगर उन प्लान के मुताबिक नहीं चलती या कोई नया आइटम ऐड हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज हो उसको बैलेंस किया जा सके। डिटेल एस्टीमेट की 3 टाइप्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर एस्टीमेट होता है, इंजीनियर एस्टीमेट होता है और प्रोग्रेस एस्टीमेट होता है। कॉन्ट्रैक्टर एस्टीमेट वो एस्टीमेट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, जो ठेकेदार बनाता है। अब ठेकेदार के आपके पास आप गए हैं, आपने उसको बताया कि ये मेरे 5 मरले का घर है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी स्पेसिफिकेशन है, मुझे आप बताएं कि आप इसको एग्जीक्यूट करने के कितने पैसे लेंगे। अब ठेकेदार क्या करेगा, ठेकेदार उसका एक डिटेल एस्टीमेट तैयार करेगा। डिटेल एस्टीमेट तैयार करने के बाद फिर आपको वो बताएगा कि आपके घर की एग्जीक्यूशन के लिए मैं इतने पैसे जो है वो लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी ऑफर पुट करने के लिए जो एस्टीमेट बनाते हैं उस एस्टीमेट को जो है वो कॉन्ट्रैक्टर एस्टीमेट कहा जाता है। दूसरा एस्टीमेट होता है इंजीनियर एस्टीमेट। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट में 3 स्टेक होल्डर होते हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है कंसल्टेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। क्लाइंट वो है जो कि प्रोजेक्ट का ओनर है, कंसल्टेंट वो है जिसको क्लाइंट ने हायर किया है डिजाइन बनाने के लिए, डिटेल एस्टीमेट तैयार करने के लिए और टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब टेंडरिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जब आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी तभी आप ठेकेदार जो आपको ऑफर दे रहे हैं उसको अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक काम की एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली 100 रुपीज,
अब जो ठेकेदार हैं, किसी ठेकेदार ने आपको 90 की ऑफर दी, किसी ने 110 की दी, किसी ने 105 की दी, किसी ने 98 की दी, तो अब आप उन सारी ऑफर्स को अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ जो है वो कंपेयर करोगे। तो ये जो एस्टिमेट तैयार करता है, जो कि बेसिकली क्लाइंट के लिए होता है, इस एस्टिमेट को हम कहते हैं इंजीनियर एस्टिमेट, और ये एस्टिमेट कंसल्टेंट तैयार करता है। और ये एस्टिमेट तैयार किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स की जो ऑफर्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की जो बिड्स होती हैं, उनको चेक करने के लिए। तीसरा जो एस्टिमेट होता है वो होता है जी प्रोग्रेस एस्टिमेट। प्रोग्रेस एस्टिमेट भी कंसल्टेंट की तरफ से ही तैयार किया जाता है, और ये तैयार किया जाता है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए कि लेट से ठेकेदार कहता है कि मैंने 25% काम कंप्लीट कर दिया है, 25% काम में ये आइटम मैंने किए हैं और उसकी कितनी कॉस्ट बनती है, अब इतना जो बिल है वो मुझे पे कर दिया जाए। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या वाकई ही कॉन्ट्रैक्टर ने इतना काम किया है या नहीं किया, क्या वाकई कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोग्रेस हमें शो कर रहा है क्या उस प्रोग्रेस के मुताबिक काम हो चुका है या नहीं हो चुका। तो उस प्रोग्रेस को चेक करने के लिए कंसल्टेंट का जो इंजीनियर है वो जो एस्टिमेट तैयार करेगा, उस एस्टिमेट को हम प्रोग्रेस एस्टिमेट कहते हैं, और ये एस्टिमेट कंसल्टेंट ही तैयार करता है। और ये एस्टिमेट मंथली बेसिस पे भी तैयार किए जाते हैं, इसके अलावा क्वार्टर बेसिस पे भी तैयार किए जाते हैं, और बाय एनुअल बेसिस पे भी जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिटेल एस्टिमेट है उसको बहुत केयरफुली जो है वो तैयार किया जाता है। डिटेल एस्टिमेट के लिए पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसको डिफरेंट आइटम्स के अंदर, डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है, और हर एक्टिविटी की, हर आइटम की जो कॉस्ट होती है उसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के बाद उसको हम एक फॉर्मेट में लेकर आते हैं, और जो प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, उस प्रोसेस को हम क्वांटिटी क्वांटिटी टेक ऑफ भी बोलते हैं। क्वांटिटी टेक ऑफ का मतलब है किसी भी आइटम की या किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को निकालना। जितनी भी हमारी मिस्टेक होती हैं जो हमने रफ कॉस्ट में की होती हैं वो सारी की सारी जो है डिटेल एस्टिमेट के अंदर जो है वो तैयार हो जाती हैं। फिर डिटेल एस्टिमेट को सबमिट किया जाता है टेक्निकल सेंक्शन के लिए। टेक्निकल सेंक्शन मीन कि जब आपके प्रोजेक्ट की हर चीज रेडी है, अब आप उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए मंजूरी लेना चाह रहे हैं कि अब हमें मंजूरी दी जाए कि ताकि हम जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जा सके। जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उन क्वांटिटीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो भी हम यूनिट यूज करते हैं, जो भी हम यूनिट यूज करते हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो हम वही यूनिट यूज करते हैं जो कि हमारे कंट्री के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। फिर क्वांटिटीज को एडअप कर। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बारी आती है मेथड ऑफ डिटेल एस्टिमेट की। अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिटेल एस्टिमेट के अंदर हमने हर आइटम की, हमने हर एक्टिविटी की जो क्वांटिटी है वो हमने निकालनी है। तो डिटेल एस्टिमेट के अंदर जो हमारी मेन जो चीज होती है वो होती है ड्राइंग्स, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइंग अवेलेबल है तभी आप जो मेजरमेंट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मेजरमेंट्स या जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस आप नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक रूम है, उस रूम की मुझे आप एस्टिमेशन तैयार करके दें कि उस रूम की एग्जीक्यूशन में ईंटें कितनी यूज होंगी, सीमेंट कितना यूज होगा, रेत कितनी यूज होगी, बजरी कितनी यूज होगी, तो पेंट कितना यूज होगा, मुझे एस्टिमेट आप तैयार करके दें। अब आप ऑब्वियसली आप मुझे कहेंगे कि सर मुझे आप ये बताएं कि कमरा है, कमरे की क्या डायमेंशन है, कमरे के अंदर जो दीवारें हैं उनकी क्या डायमेंशन है, क्योंकि जब आपको डायमेंशन पता होगी तभी आप जो क्वांटिटी है वो आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए डायमेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइंग्स हैं, वो ड्राइंग्स आपके पास अवेलेबल हों, क्योंकि ड्राइंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी तभी आप जो डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को आप मेजर कर सकते हैं। अब डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं? डायमेंशन में लेंथ आ जाती है, ब्रेड्थ आ जाती है, डायमेंशन के अंदर हाइट या फिर डेप्थ आ जाती है। और वो हम डायमेंशंस कहाँ से लेते हैं? ये हम डायमेंशंस लेते हैं ड्राइंग्स से। ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है? ड्राइंग्स के अंदर आपका प्लान आ जाता है, एलिवेशन आ जाता है और सेक्शन आ जाता है। अब जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है वॉल्स, क्योंकि जो वॉल्स होती हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, जो नंबर ऑफ वॉल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, और वॉल्स को ही हमने बहुत केयरफुली, बहुत हमने उसको डिटेल के साथ उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो डायमेंशंस हमने जो है वो मेजर करनी होती हैं।
अब वॉल के नीचे क्या होती है, वॉल के नीचे होती है बुनियाद, जिसको हम फुटिंग बोलते हैं। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि बुनियाद भी दो तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल फुटिंग और एक होती है अनसिमेट्रिकल फुटिंग। अब सिमेट्रिकल फुटिंग क्या होती है, लेट्स से ये आपके पास एक बुनियाद है, आपके पास यहाँ पर जो राइट साइड पे जो फिगर है, आप इस फिगर को देख, ये आपके पास एक दीवार है और दीवार के नीचे आपने एक बुनियाद बनाई हुई है। बुनियाद होती है बेसिकली स्टेप्स की फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में हम बुनियाद को जो है वो बनाते हैं। अब इस बुनियाद, इस दीवार के नीचे जो स्टेप्स हैं, इस दीवार के दोनों तरफ जो स्टेप्स की जो साइज है, स्टेप्स का जो डायमेंशन है वो सेम है। इनकी जो डायमेंशन दीवार के एक साइड पे है वही डायमेंशन दीवार की दूसरी साइड पे है। अगर ऐसी कोई फुटिंग हो जिसमें दीवार के दोनों तरफ जो स्टेप्स की जो डायमेंशन है वो सेम हो, ऐसी फुटिंग को हम सिमेट्रिकल फुटिंग बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल फुटिंग में क्या होता है कि जो सेंटर लाइन होती है वॉल की, अगर आप इस वॉल की अब सेंटर लाइन निकालें, ठीक है, अगर आप इस वॉल की सेंटर लाइन ड्रॉ करें और उसको अगर आप नीचे तक लेके जाएं तो वॉल की सेंटर लाइन और जो बुनियाद के जो स्टेप्स हैं उनकी भी सेंटर लाइन, वो सेंटर लाइन क्या होगी, वो सेम हो, क्योंकि आपकी जो दीवार है, दीवार के दोनों तरफ जो स्टेप्स का जो साइज है वो सेम है, तो इसलिए जो सेंटर लाइन दीवार की होगी वही सेंटर लाइन हमारी बुनियाद की भी होगी। तो जब हम सिमेट्रिकल फुटिंग यूज कर रहे होते हैं, सिमेट्रिकल फुटिंग ही हमारी बिल्डिंग्स के अंदर ज्यादातर होती हैं, क्योंकि जितनी भी आपके इंटीरियर वॉल्स हैं, जो आपकी चार दीवारी के अंदर जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स के नीचे जो फुटिंग होगी वो हमेशा सिमेट्रिकल फुटिंग होगी। और अनसिमेट्रिकल फुटिंग होती है आपकी बाउंड्री वॉल्स के ऊपर, क्योंकि जब आप अपने प्लॉट के बाउंड्री के ऊपर अगर आप कोई दीवार बना रहे हैं, अब उस दीवार के नीचे जो स्टेप्स आएंगे वो स्टेप्स तो दोनों तरफ होते हैं, लेकिन अब आपका जो प्लॉट है, अब आप अपनी बाउंड्री के ऊपर वॉल बना रहे हैं, अब ऑब्वियसली उसकी जो बुनियाद है वो आप साथ वाले प्लॉट के अंदर तो नहीं लेके जाएंगे, अब आपको अपनी बुनियाद अपनी बाउंड्री तक की बनानी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, दीवार के एक तरफ स्टेप्स होंगे लेकिन दीवार के दूसरी तरफ स्टेप्स नहीं होंगे। तो ऐसी फुटिंग को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फुटिंग। मैं एक मिनट आपको यहाँ से पिक्चर कोई भी दिखाता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि ये मैंने फुटिंग जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये कौन सी फुटिंग है, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल फुटिंग है। क्यों सिमेट्रिकल फुटिंग है? क्योंकि ये जो आपकी दीवार है, ये है बेसिकली आपकी दीवार, ठीक है, और इस दीवार के नीचे हमने ये बुनियाद बनाई हुई है, बुनियाद के स्टेप्स हैं। अब अगर आप देखें दीवार के दोनों तरफ जो बुनियाद के स्टेप्स हैं वो एक जैसे हैं, दोनों तरफ जो बुनियाद के स्टेप्स हैं वो हमने एक जैसे जो है वो बनाए हुए हैं, तो इसलिए इस फुटिंग को हम कहेंगे कि ये आपके पास जो है सिमेट्रिकल फुटिंग है। अब यहाँ पर अगर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं, अब यहाँ पर ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सेंटर लाइन है। अब अगर आप देखें कि जो सेंटर लाइन आपकी ऊपर वाली वॉल की है वही सेंटर लाइन आपके नीचे वाले स्टेप्स की भी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आपकी जो फुटिंग है वो सिमेट्रिकल फुटिंग है, तो सिमेट्रिकल फुटिंग के अंदर जो सेंटर लाइन होती है वो सेम रहती है। जो सेंटर लाइन आपकी ऊपर वाली वॉल की है वही सेंटर लाइन आपके बुनियाद की भी होगी। तो अगर हमारी सिमेट्रिकल फुटिंग है, सिमेट्रिकल फुटिंग के लिए ऑब्वियसली अगर आप दीवार बना रहे हैं, दीवारें हैं आपके घर में, दीवारों के लिए आपने एक्सकवेशन करनी है, एक्सकवेशन के लिए आपने क्वांटिटी निकालनी है कि आपको मिट्टी कितनी एक्सकवेट करनी पड़ेगी, फिर आपने फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन में आपने सबसे नीचे वाला जो स्टेप्स होता है वो कंक्रीट का होता है, तो कंक्रीट आपने बिछानी है, या फिर आपने फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क का काम करना है, या फिर आपने प्लिंथ लेवल के ऊपर ईंटों का काम करना है, या फिर आपने जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर का मीन कि जो हमारी दीवार ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है, अगर आपने उसके अंदर ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है तो वो आप इन दो मेथड्स के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड है सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड, और दूसरा मेथड है सेंटर लाइन मेथड। इन दोनों मेथड के जरिए हम, अगर हमारी फुटिंग जो है वो सिमेट्रिकल फुटिंग है, तो सिमेट्रिकल फुटिंग के लिए एक्सकवेशन, कंक्रीट के अंदर फाउंडेशन, कंक्रीट के अंदर ब्रिक वर्क, प्लिंथ लेवल पे ब्रिक वर्क, और सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स के जरिए। अब हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल से हम इसको डिस्कस करते हैं, सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड को भी और सेंटर लाइन मेथड को भी। सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड की पहले हम बात करते हैं। सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड के अंदर हम दो तरह की वॉल का जो कंसेप्ट है वो हम यूज करते हैं। हम लॉन्ग वॉल का और शॉर्ट वॉल का जो कंसेप्ट है वो हम इसके
अंदर यूज करते हैं। अब लॉन्ग वॉल क्या है और शॉर्ट वॉल क्या है? अब लेट से आपके पास एक रूम है, उस रूम के अंदर आपके पास कितनी दीवारें होंगी? 4 दीवारें होंगी। अब लेट से 2 दीवारें आपकी एक डायरेक्शन में हैं और 2 दीवारें जो हैं आपकी दूसरी डायरेक्शन में हैं। तो एक डायरेक्शन में जो वॉल्स हैं उसको आप कह दोगे लॉन्ग वॉल्स, और दूसरी डायरेक्शन में जो वॉल्स होंगी उनको आप कह दोगे शॉर्ट वॉल्स। अब आप किसी भी वॉल को आप लॉन्ग वॉल कह सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आपकी वॉल लॉन्ग है आप उसी को लॉन्ग वॉल कहेंगे, आप उन दोनों में से किसी भी वॉल को लॉन्ग वॉल कह सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर यहाँ पे 4 दीवारें हैं, तो आप इसमें से किसी भी वॉल को लॉन्ग वॉल कह दें और किसी को भी आप जो है वो शॉर्ट वॉल कह दें। मैं ये कहता हूँ इस डायरेक्शन में जो वॉल्स हैं ये वाली, एक ये वाली वॉल और एक ये वाली वॉल, ये है शॉर्ट वॉल। और अब ये दोनों वॉल शॉर्ट वॉल हो गई हैं, तो उसकी दूसरी डायरेक्शन में जो वॉल्स होंगी दूसरी डायरेक्शन में कौन सी हैं? एक ये वॉल है और एक ये वॉल है और एक आपके पास जो है ये वॉल है। तो ये वॉल हो गया आपके पास लॉन्ग वॉल। मैंने कह दिया कि ये वाली वॉल और ये वाली वॉल लॉन्ग वॉल है, और ये वॉल और ये वॉल, ये वाली लॉन्ग वॉल क्या है? ये शॉर्ट वॉल है। तो इस मेथड के में सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में वॉल को लॉन्ग वॉल कहना है और किस डायरेक्शन में जो वॉल्स हैं उनको आपने शॉर्ट वॉल कहना है। सबसे पहले आपने जो है ये चीज डिसाइड करनी है कि आप किसको लॉन्ग वॉल कहेंगे और किसको आप जो है वो शॉर्ट वॉल कहेंगे। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद फिर आपकी जो एस्टिमेशन है वो स्टार्ट होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन में वॉल को लॉन्ग वॉल कह दिया है और दूसरी डायरेक्शन में जो वॉल्स हैं उसको मैंने शॉर्ट वॉल कह दिया है। तो द वॉल्स रनिंग इन वन डायरेक्शन आर टर्म्ड एज लॉन्ग वॉल। एक डायरेक्शन में जो वॉल्स होंगी आपकी लॉन्ग वॉल्स होंगी और दूसरी डायरेक्शन में जो वॉल्स होंगी आपकी शॉर्ट वॉल्स होंगी। तो अगर आपके पास एक रूम है, उस रूम के अंदर लॉन्ग वॉल्स कितनी होंगी और शॉर्ट वॉल्स कितनी होंगी? 2 आपकी लॉन्ग वॉल होंगी और 2 शॉर्ट वॉल्स होंगी। अब लॉन्ग वॉल भी आप किसी वॉल को एक डायरेक्शन में जो वॉल्स हैं आपकी लॉन्ग होंगी और दूसरी उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल्स होंगी वो आपकी शॉर्ट वॉल्स हो जाएंगी। So the walls running in one direction are termed as long wall and the walls running in other direction are termed as short wall, without keeping in mind which wall is lesser in length and which wall is greater in length. अच्छा, अब आपने ये डिसाइड करते हुए इस चीज का ध्यान रही रखना कि कौन सी वॉल लॉन्ग है और कौन सी वॉल शॉर्ट है। आपने सिर्फ इसमें डायरेक्शन देखनी है कि एक डायरेक्शन में आपने लॉन्ग वॉल कहना है और दूसरी डायरेक्शन में आपने वॉल को शॉर्ट वॉल कहना है। ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई आपको ये नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को लॉन्ग कहना है और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को आपने शॉर्ट वॉल कहना है। आप किसी भी वॉल को लॉन्ग कह सकते हैं और किसी भी वॉल को आप शॉर्ट कह सकते हैं। जब आपने एक डायरेक्शन में वॉल को लॉन्ग कह दिया तो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उसमें जो वॉल्स होंगी उनको आप शॉर्ट वॉल्स कहेंगे। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स आर मेजर्ड और फाउंड आउट टू आउट एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल्स आर मेजर्ड एज इन टू इन। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लॉन्ग वॉल्स हैं उसकी जो लेंथ आप मेजर करेंगे वो लेंथ आप मेजर करेंगे आउटर एज से लेके आउटर एज तक, जबकि जो शॉर्ट वॉल्स हैं उसकी जो आप लेंथ मेजर करोगे वो लेंथ होगी आपकी इनर एज से लेके इनर एज तक। इसके रीजन क्या है ये मैं आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब लेट्स से मेरे पास ये एक रूम था, ठीक है, ये मेरे पास एक रूम था। इस रूम में एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो दीवारें हैं उन दीवारों को मैंने लॉन्ग वॉल कहा है और वाई डायरेक्शन में जो दीवारें हैं उनको मैंने शॉर्ट वॉल कहा है। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो लॉन्ग वॉल है उसकी जो लेंथ आप मेजर करोगे वो लेंथ आप मेजर करोगे आउटर एज से लेके आउटर एज तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लॉन्ग वॉल है और ये वाली भी वॉल लॉन्ग वॉल है, ठीक है। ये हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे इस एज से लेके इस एज तक, क्योंकि ये लॉन्ग वॉल है और लॉन्ग वॉल की लेंथ आपने मेजर करनी है आउटर एज से लेके आउटर एज तक। और जो
इसी तरह से ये भी लॉन्ग वॉल है, तो इसकी भी लेंथ आएगी आपके पास आउटर एज से लेके आउटर एज तक। और जो शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल का मैंने आपको बताया है कि जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ आपने मेजर करनी है इनर एज से लेके इनर एज तक। अब इनर एज का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लेट्स से अगर ये शॉर्ट वॉल है, एक ये शॉर्ट वॉल है आपके पास, इसकी आप लेंथ मेजर करोगे अंदर वाले एज से लेके अंदर वाले एज तक, तो उसकी जो लेंथ बनेगी वो लेंथ होगी आपके पास, ये इसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास। इस दीवार का जो अंदर वाला एज है, अंदर वाले एज से लेके आपने इसको अंदर वाले एज तक मेजर करना है, क्योंकि ये शॉर्ट वॉल है। इसी तरह से ये भी शॉर्ट वॉल है, उसकी भी जो लेंथ आप मेजर करोगे वो अंदर वाले एज से लेके अंदर वाले एज तक ही आप उसको मेजर करोगे। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो वॉल्स हैं उनकी सेंटर टू सेंटर लेंथ ये है, तो क्या फिर आप लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो? अगर मैं आपको ये चीज बता दूं कि भाई आपके पास जो वॉल्स हैं उनकी सेंटर टू सेंटर लेंथ इतनी है, तो हम उनकी जो लॉन्ग वॉल है और जो शॉर्ट वॉल है, उन लॉन्ग वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आप लॉन्ग वॉल की लेंथ मेजर कर रहे हैं, लॉन्ग वॉल की लेंथ आपने लेनी है बाहर वाले एज से बाहर वाले एज तक। और अगर आप शॉर्ट वॉल ले रहे हैं, शॉर्ट वॉल की लेंथ लेनी है आपने अंदर वाले एज से अंदर वाले एज तक। अब अगर हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है, अगर वो लेंथ अवेलेबल हो, अगर वो लेंथ आपके पास अवेलेबल हो, तो उस लेंथ को यूज करते हुए हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? अब लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ अवेलेबल है, तो मैं इसको जरा छोटा कर रहा हूँ इस एरो को। मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैंने आपको बता दिया कि सेंटर से लेके सेंटर तक जो वॉल की लेंथ है वो इतनी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग वॉल की लेंथ बताओ कि लॉन्ग वॉल की लेंथ क्या बनेगी। तो आप सिंपल क्या करोगे, अब इस सेंटर से आपने बाहर वाले एज तक जाना है और इस सेंटर से भी आपने बाहर वाले एज तक जाना है। तो आधी जो वॉल है या आधी जो ब्रेड्थ है या आधी जो चौड़ाई है दीवार की वो आप यहाँ से ऐड करोगे, और बाकी आधी जो ब्रेड्थ है आधी जो चौड़ाई है वो आप यहाँ से ऐड करोगे। तो सिंपल हमारा फार्मूला क्या बनेगा लॉन्ग वॉल के लिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑन वन साइड एंड हाफ ब्रेड्थ ऑन अदर साइड। अगर हम हाफ और दोनों हाफ ब्रेड्थ को ऐड करें तो हमारे पास वन ब्रेड्थ बन जाएगी। तो फिर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस वन ब्रेड्थ। तो इस फार्मूले से आपके पास लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो आ जाएगी। अब दूसरी बारी आती है शॉर्ट वॉल की। अब हमने शॉर्ट वॉल की लेंथ मेजर करनी है। अच्छा, ये तो मैं आपको एक सिंपल सी ड्राइंग से समझा रहा हूँ। अब क्योंकि जब आप एक एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन में आपके पास एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर आपके पास बेशुमार दीवारें होती हैं, कमरे होते हैं, वॉशरूम्स हैं, किचन है, स्टोर रूम है, वेरांडा है, तो उसमें आपके पास जो है बेशुमार दीवारें होती हैं। तो फिर हम हर दीवार की जो लेंथ होती है उसको हम सेपरेटली जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अगर आपकी दीवारें एक जैसी हों तो फिर आप क्या करोगे, एक ही बार लेंथ को कैलकुलेट करोगे, दूसरी दीवार की भी लेंथ क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो अगर आपने लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लॉन्ग वॉल की लेंथ के लिए अब आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ में आधी ब्रेड्थ एक साइड से ऐड करनी है और आधी ब्रेड्थ आपने एक साइड से ऐड करनी है, तो आपके पास लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी। अब बारी आती है शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल की लेंथ आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि अगर आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ अवेलेबल है, अब मैं आपको कहता हूं कि ये लेट से ये आपकी जो दीवार है, जस्ट अ मिनट, ये आपकी दीवार है, इसकी सेंटर से लेके सेंटर तक आपके पास लेंथ अवेलेबल है। ये आपके पास इसके सेंटर से लेके सेंटर तक की लेंथ आ गई है। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं कि जो आपके पास शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ कितनी होगी। अब क्योंकि जो शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल की लेंथ हमें मेजर करनी होती है अंदर वाले एज से अंदर वाले एज तक।
अब आपके पास जो लेंथ अवेलेबल है वो लेंथ है सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब आपने सेंटर से अंदर वाले एज पे जाना है, तो आप क्या करोगे, इस लेंथ में से ये आधी ब्रेड्थ यहाँ से माइनस करोगे और आधी ब्रेड्थ आप दूसरी साइड से माइनस करोगे, तो फिर आपके पास जो लेंथ आ जाएगी वो लेंथ आ जाएगी आपके पास अंदर वाले एज से लेके अंदर वाले एज तक। तो शॉर्ट वॉल का फार्मूला क्या बनेगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस half breadth on one side and half breadth on other side। तो अगर हम दोनों हाफ ब्रेड्थ को ऐड कर दें तो फिर फार्मूला बन जाएगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल माइनस वन ब्रेड। तो इस फार्मूले से आपके पास जो है वो शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि अगर आप लॉन्ग वॉल की लेंथ निकाल रहे हैं, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालते हुए आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ में एक चौड़ाई ऐड करनी है, और चौड़ाई किसकी, दीवार की। अगर आप शॉर्ट वॉल की लेंथ निकाल रहे हैं, शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालते हुए आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ में जो एक चौड़ाई है वो आपने माइनस करनी है। लॉन्ग वॉल में एक चौड़ाई ऐड करेंगे सेंटर लेंथ में, और शॉर्ट वॉल में हम एक चौड़ाई माइनस करेंगे सेंटर लेंथ में। ओके, so the length of long walls are measured or found outer to outer edge, and those of short wall are found as inner to inner edge। तो जब आपके पास लेंथ आ गई है, लेंथ को आप क्या करोगे, चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे या और हाइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो क्वांटिटीज आती जाएंगी। द सेम रूल अप्लाइज टू द एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, टू द कंक्रीट बेड इन फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर। तो ये जो सेम रूल है, ये सेम रूल आपका बुनियादों की खुदाई के लिए भी यूज होता है, बुनियाद के अंदर कंक्रीट के लिए भी यूज होता है, डीपीसी के लिए भी यूज होता है, बुनियाद के अंदर ब्रिक वर्क के लिए भी यूज होता है। और जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला स्ट्रक्चर या फ्लोर लेवल से ऊपर वाला स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर भी जो आपका ब्रिक वर्क है या मसनरी है उसके लिए भी हम यही रूल यूज करते हैं। For symmetrical footing on either side, the center line remains same for superstructure, foundation and plinth। तो सिमेट्रिकल फुटिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेंटर लाइन होती है वो सेम रहती है, ठीक है, बेशक आपका सुपर स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है या प्लिंथ है, सेंटर लाइन आपकी चेंज नहीं होगी, सेंटर लाइन आपकी सेम रहेगी। सो द सिंपल मेथड इज टू फाइंड आउट द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल फ्रॉम द प्लान। तो अब आपने क्या करना है, जो सिंपल मेथड है वो क्या है कि आपने सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ आपने निकाल लेनी है। जब आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई है, एक ब्रेड्थ ऐड करेंगे तो लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी, एक ब्रेड्थ माइनस करेंगे तो शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। सिंपल मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले सेंटर टू सेंटर जो लेंथ है वो आपने कैलकुलेट करनी है। सेंटर टू सेंटर लेंथ अगर आपके पास आ गई है, एक चौड़ाई ऐड करोगे तो लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी, एक चौड़ाई माइनस करेंगे तो शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी। अब हम इसी चीज को एग्जांपल से करके देखते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई है, ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर भी वही चीज एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जब आप जिस जिस आइटम के लिए आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं, जिस आइटम के लिए आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसी की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, अब आपके पास ये दीवार है, ठीक है, और इस दीवार के नीचे ये बुनियाद है। सबसे नीचे बुनियाद वाला जो स्टेप है वो 0.9 मीटर का है, इससे ऊपर वाला जो स्टेप है वो 0.6 मीटर का है, इससे ऊपर वाला जो स्टेप है वो 0.5 मीटर का है, और इससे ऊपर वाला जो स्टेप है वो 0.4 मीटर का है। और इससे ऊपर फिर आपकी, और इसके साथ साथ हर स्टेप की हाइट भी लिखी हुई है। सबसे नीचे वाला जो स्टेप है उसकी हाइट 0.3 मीटर है, उससे ऊपर वाले की हाइट 0.3 है, उससे ऊपर भी हाइट 0.3 है, देन उससे ऊपर भी हाइट 0.6 है, और सबसे टॉप पे जो वॉल है उसकी जो हाइट है वो 3.50 मीटर है। तो जब आप, अगर लेट से मैं आपको कहता हूँ कि आप जो सबसे नीचे वाला जो स्टेप है उसकी अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो उस एस्टिमेशन के लिए इसकी हाइट जो आप यहाँ पे यूज करेंगे 0.30 मीटर। अब यहाँ पर आपको ये जो प्लान नजर आ रहा है, ठीक है, ये प्लान है बेसिकली सबसे ऊपर वाली वॉल का।
सबसे ऊपर वाली वॉल का ये प्लान है। अब इस वॉल की चौड़ाई कितनी है? इस वॉल की चौड़ाई है 0.3 मीटर। और यहाँ पर ये प्लान जो ड्रॉ किया हुआ है, ये प्लान है सबसे ऊपर वाली वॉल का, सब सुपर स्ट्रक्चर वॉल का। तो यहाँ पर अगर आपकी जो चौड़ाई है वो 0.3 मीटर है, तो यहाँ पर भी हम चौड़ाई कितनी यूज करेंगे? 0.3 मीटर यूज करेंगे। अब अगर आप लेट से इससे नीचे वाले स्टेप की आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, अब नीचे वाला जो स्टेप है उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी चौड़ाई है 0.4 मीटर। तो यहाँ पर भी आप चौड़ाई कितनी यूज करेंगे? यहाँ पर भी हम चौड़ाई यूज करेंगे 0.4 मीटर। अगर इससे नीचे वाला स्टेप है उसकी चौड़ाई कितनी है? 0.5 मीटर। अगर आप इसके लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं तो इस प्लान के अंदर भी आप जो चौड़ाई यूज करेंगे वो 0.5 मीटर ही होगी। और अगर सबसे हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं, लास्ट स्टेप है 0.9 मीटर। अगर आप इस स्टेप की एस्टिमेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो इस प्लान के अंदर हम जो चौड़ाई यूज करेंगे दीवार की वो भी 0.9 मीटर ही होगी। तो लॉन्ग वॉल के लिए आपने क्या, आपके सेंटर टू सेंटर लेंथ आपकी हर स्टेप के लिए सेम होगी। वो सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी सेम है, वो पहले स्टेप के लिए भी सेम है, वो दूसरे के लिए भी सेम है, वो तीसरे के लिए भी सेम है, और वो आखिरी स्टेप के लिए भी सेम है। सेंटर टू सेंटर लेंथ सारे स्टेप्स के लिए सेम होगी। जब आप लॉन्ग वॉल निकाल रहे होंगे, लॉन्ग वॉल के अंदर आप एक चौड़ाई ऐड करेंगे। जब शॉर्ट वॉल निकाल रहे होंगे तो शॉर्ट वॉल के अंदर आप एक चौड़ाई माइनस करेंगे। अब चौड़ाई आपने कौन सी ऐड करनी है या चौड़ाई आपने कौन सी माइनस करनी है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेप के लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं। जिस स्टेप के लिए आप हम एस्टिमेशन कर रहे होंगे हम उस स्टेप की चौड़ाई देखेंगे। जो चौड़ाई होगी या तो हम ऐड करेंगे सेंटर लेंथ में या फिर हम माइनस करेंगे सेंटर लेंथ में। तो यहाँ पर ये इस प्लान के अंदर हमने ये सेंटर लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब यही सेंटर लाइन आपकी नीचे तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर जितने भी स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स की जो सेंटर लाइन है वो आपकी सेम होगी, ठीक है। ऊपर वाला स्टेप की भी सेंटर लाइन सेम होगी और जो नीचे वाले स्टेप्स हैं उनकी भी जो सेंटर लाइन है वो आपकी सेम होगी। तो सेंटर लाइन जो होती है वो आपके सारे स्टेप्स के लिए सेम रहती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ ही निकालनी है। अब लेट से यहाँ पर आपको एक कमरा दिया गया है, कमरे की जो डायमेंशन है वो 5 बाय 4 मीटर है, और आपकी जो सबसे ऊपर वाली दीवार है, ठीक है, जो सबसे आपकी टॉप वॉल है, टॉप वॉल की जो आपकी चौड़ाई है वो 0.30 मीटर है। इस वॉल की भी चौड़ाई 0.30 मीटर है, और इस वॉल की भी जो चौड़ाई है वो भी आपकी 0.30 मीटर है। अब सबसे पहले आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है, और आपने इस डायरेक्शन में भी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है। सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास कमरे की डायमेंशन अवेलेबल है, कैसे निकालेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ, जरा बताएं मुझे। सर 4 मीटर है प्लस थिकनेस है जो वो हाँ ठीक हाफ है, आधी थिकनेस हम एक साइड। साइड से ऐड करेंगे और आधी थिकनेस हम एक साइड से ऐड करेंगे तो आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगी। तो जो लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ है उसमें हम 5 मीटर के अंदर आधी थिकनेस एक तरफ से ऐड करेंगे और आधी थिकनेस हम दूसरी साइड से ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई 5.30 मीटर। इसी तरह से जो शॉर्ट वॉल है उसकी भी हम सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल रहे हैं। उसके लिए भी आपके पास जो कमरे की डायमेंशन है वो 4 मीटर है। 4 मीटर के अंदर आधी चौड़ाई आप यहाँ से ऐड करो और आधी चौड़ाई आप यहाँ से ऐड करो, तो आपके पास इसकी भी सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई 4.30 मीटर। ये आपके पास जो है वो शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आई है, ठीक है। ये लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल की लेंथ नहीं है, बल्कि ये आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ है। तो इससे आगे वाली चीज़ है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो है ना कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो है ना थोड़ा सा डिटेल है और हमें आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फिर मैं आगे जो है ना एक एग्जांपल और आगे जो चीज़ है वो फिर मैं आपको कल वाले लेक्चर में जब एक्सप्लेन करूंगा।